You almost welcome all the student of class 10th. How are you? I hope your study times are good and you have to place your full devotion and dedication in your study because due to the corona crisis whole world is suffering. Not only we. Yes, but सबसे ज़्यादा जो प्रभावी होगा वो है एजुकेशनल सेक्टर और ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चों की आप लोगों की एजुकेशन। तो इसलिए इस टेक्नोलॉजी और इस इंटरनेट के माध्यम का यूज़ करते हुए हम लोग जितना अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकेंगे उतना ही बेहतर होगा। और स्टूडेंट ध्यान रखें कि जब भी वीडियोस आप देखें तो इसके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और रोल नंबर, योर नेम एंड योर रोल नंबर मस्ट बी मेंशन। तो इससे क्या होगा, हमें ये पता चलेगा कि माई दिस डियर स्टूडेंट इज़ वेरी एक्टिव रिगार्डिंग डियर स्टडी। यस, और कोई रीज़न नहीं है। तो आपसे ये अपेक्षा है कि आप जब भी वीडियो देखेंगे तो कमेंट बॉक्स पर अपना नाम और अपना रोल नंबर ये ज़रूर दर्ज करें, जिससे हमें पता चले कि ये बच्चा अपनी पढ़ाई के प्रति सजग है, ज़्यादा एक्टिव है, इसका डिवोशन डेडिकेशन अच्छा है। यस, तो ये ज़रूर करना है, आपको ध्यान रखें। तो आइए हम लोग फर्स्ट चैप्टर की स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, अ लेटर टू गॉड, और इस चैप्टर की रीडिंग चल रही है हमारी। तो जिसमें पैरा की जो लास्ट लाइन थी वो मैं आपके सामने रिपीट करता हूँ, उसके बाद आप कंसंट्रेट हो। द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रैन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अर्थात जो बच्चे खेल रहे थे, जब बारिश हुई और जो बारिश के साथ हेल स्टॉर्मिंग हुई तो उस हेल स्टोन्स को बिनने के लिए आगे बढ़े और उनको फ्रोज़न पर्ल की संज्ञा दी गई कि जमे हुए बर्फ़ के जमे हुए मोती जैसे। तो वो बर्फ़ की गोलियां थी, बर्फ़ थी, तो उसको वो बिन रहे थे वो बच्चे। अब अगला पैरा जो आज हमें कंप्लीट करना है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब देखिए ये डबल इन्वर्टेड कामा में है, इसका मतलब ये एक नरेशन है, ये बात किसी के द्वारा कही जा रही है। अच्छा, एक्सक्लैम द मैन। एक्सक्लैम द मैन का अर्थ क्या है कि वो जो व्यक्ति है, व्यक्ति कौन है, मैन शब्द किसके लिए आया, इट इज़ यूज्ड फॉर लैंचो। और वो एक्सक्लेम्ड, बड़े आश्चर्य के साथ वो ये बात कहता है, कौन सी, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। अब बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि पत्थर पड़ चुके हैं, ओले पड़ चुके हैं, एंड द क्रॉप ऑफ कॉर्न ऑलमोस्ट टोटली डिस्ट्रक्टेड। तो इसीलिए ये लाइन एक्सक्लेम्ड मूड में उसने कहा, आई होप इट पासेस क्विकली। और वो आशा करता है, फिर एक नरेशन है, डबल कोट के अंदर नरेशन है, मतलब अपने द्वारा एक बात कहता है, आशा करता हूँ, आई होप इट पासेस क्विकली, शायद जल्दी ही ये गुजर जाए। कौन? वो जो पत्थरबाजी हो रही है ऊपर से प्रकृति के द्वारा, पत्थर की वर्षात हो रही है, हेल स्टॉर्मिंग हो रही है। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी गुजरा नहीं, पास नहीं हुआ क्विकली, जबकि वो आशा कर रहा था कि मे बी ये शीघ्र ही पास हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फॉर एन आवर द हेल रैंड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। यानी ये लाइन कह रही है कि लगभग 1 घंटे में हैल यानी वो जो ओले हैं, रैंड ऑन द हाउस घरों के ऊपर, गार्डन में, हिल साइड में यानी पहाड़ियों के किनारे किनारे, और कॉर्न फील्ड यानी जो मक्के की खेती है उसमें भी, ऑन द होल वैली पूरी वैली में वो पत्थर ही पत्थर चारों तरफ छा गए। द फील्ड वॉज वाइट, और फील्ड कैसे लग रहा था, जैसे सफ़ेद। किस तरह से? एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि नमक की सफ़ेद चादर फैला दी गई हो, ऐसे दिख रहे थे। अच्छा, नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची थी। दैट वॉज द रिजल्ट ऑफ हेलस्टॉर्म। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मक्की की खेती है, फसल है, वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से जो फूल थे वो गिर चुके थे, टूट चुके थे। निश्चित है यहाँ पर जो वर्गॉन शब्द का मतलब यहाँ पर ब्रेक आउट यानी टूट चुके थे, निकल चुके थे, ये चीज़ है।
क्योंकि पत्थर पड़ेंगे तो फूल डिस्ट्रॉय हो ही जाएंगे। जो लेंचोस सोल वॉज फिल्ड विद द सैडनेस, और लेंचोस सोल यानी जो उसकी आत्मा है, उसकी भावना है, उसका व्यक्तित्व है, उसका मन है, वो क्या था, वॉज फिल्ड विद सैडनेस, दुख से भर गया क्योंकि पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। When the storm has passed, when the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, जैसे ही स्टॉर्म पास हो गया यानी 1 घंटे तक लगभग पत्थर पड़े, उसके बाद क्या हुआ, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, अपने खेत के बीचों बीच वो खड़े होकर के अपने बच्चों से क्या कहता है, अ प्लेग ऑफ द लोक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लेग ऑफ लोक्टस का मतलब, लोक्टस यानी टिड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं, टिड्डी, तो इसको समझ लें, ये एक इंसेक्ट है। अभी अभी देखिए टिड्डी दल कौशाम्बी में भी अटैक हुआ, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में ये पूरा का पूरा एक इनका झुंड होता है, ये पूरे ग्रुप में चलते हैं। अभी पाकिस्तान से टिड्डियाँ आई, राजस्थान और फिर पूरे यूपी कौशाम्बी हर जगह टिड्डियाँ देखी गई, सभी ने उनकी वीडियोग्राफी की। तो ये कह रहा है कि जो प्लेग ऑफ लोक्टस है यानी टिड्डियों के द्वारा जो फसल डिस्ट्रॉय कर दी जाती है उसमें भी काफ़ी कुछ बच जाता है, लेकिन इस हेल स्टॉर्म ने क्या किया कि अ प्लेग ऑफ लोक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि एक प्लेग ऑफ लोक्टस भी इसकी तुलना में, यानी ये जो डिस्ट्रक्शन ड्यू टू द हेल स्टॉर्म, इसकी तुलना में प्लेग ऑफ लोक्टस भी कुछ ना कुछ फसल छोड़ देता है। लेकिन ये एक ऐसी कैलेमिटी आई जिसने कि कुछ भी नहीं छोड़ा, दिस फिनिश्ड एवरीथिंग। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इसने कुछ भी नहीं छोड़ा, ये जो पत्थर है, ये जो ओले पड़े हेल, इसने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, लगता है कि इस वर्ष हम लोगों के पास मक्के की फसल होगी ही नहीं। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, किसी के लिए भी, हर एक के लिए, यानी जो उसके घर के मेंबर्स हैं सबके लिए बड़ी दुख भरी रात रही। ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, फिर देखिए डबल कोट में है, इट्स मीन दिस इज अ नरेशन। तो कोई कह रहा है कि हमारे सारे, वही सारे मेंबर्स में कहे जा रही है ये बात कि ऑल ओवर वर्क्स फॉर नथिंग, हमने जितना भी काम किया वो कुछ भी नहीं उसका परिणाम मिला। फॉर नथिंग मतलब कुछ नहीं के लिए हमने काम किया। इट्स मीन जो हमारा वर्क रहा वो टोटली वर्थलेस हो गया। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, लगता है कि इस साल हम सभी लोग भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सभी के हृदय में, उन सभी के दिलों में। अब देखना, हु लिव्ड, अब ये हु क्या है, एक रिलेटिव क्लॉज जैसा लगा है, यहाँ पर समझने की कोशिश करें। हु लिव्ड, तो ये हु किन के लिए है, उन लोगों के लिए, लैंचो एंड उनकी फैमिली के लिए। तो बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सभी के दिलों में, हृदय में, जो कि हु lived in that solitary house in the middle of the valley, वैली के बीचों बीच, वैली में जो एक सॉलिटरी यानी एकांत स्थान पर रहने वाले घरों में, एकांत घर में रहने वाले वो सभी लोग, उनके दिलों में क्या है, देयर वॉज अ सिंगल होप, एकमात्र आशा है, क्या, हेल्प फ्रॉम गॉड, किससे क्या आशा है, किससे मदद लेनी है, हेल्प फ्रॉम गॉड। यानी इस पूरी लाइन का सेंस क्या हुआ, everybody has a single hope to get help from God. Nobody is able to help in this time because it was a very huge calamity and totally destroyed his corn. So due to this destruction, he is just going to whole year without corn, without food. That's why everybody has a single hope to get help from God. Don't be so upset. अब देखिए फिर भी अब उसका साहस, लेंचो का साहस देखिए, होता है, गरीबों का साहस परमात्मा ही है, ध्यान रखें, गरीबों का साहस परमात्मा ही है। क्योंकि परमात्मा यानी ईश्वर यानी गॉड, वो क्या है, वो हमारी भावनाओं में बसने वाली एक ताकत है, हमारी भावनाओं में बसने वाली एक ताकत है।
वो कोई विजिबल थिंग नहीं है। उसी गॉड से बहुत सारी चीज़ें विजिबल हैं, लेकिन वो विजिबल होते हुए भी इनविजिबल है। बट उसका जो निवास स्थान है वो क्या है? हमारी भावनाएं हैं। मैं तो कहता हूँ ये एक दार्शनिक विषय है, इसको मैं यहाँ उठाऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी आप समझ लें। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा यहाँ है, परमात्मा यहाँ है, वहाँ है। दरअसल मेरा मानना है कि कहीं नहीं है, वो हमारी भावनाओं में है। भावनाओं के मध्य स्थापित है परमात्मा की वो परम शक्ति, परम सत्ता। तो डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। यद्यपि कि ये पूरी टोटल लॉस जैसा है, यानी सब कुछ नष्ट प्राय हो चुका है, फिर भी आप सभी लोग अपसेट ना हो। देखिए व्हाट ब्यूटीफुल कॉन्फिडेंस। और यही इस चैप्टर की खूबी है कि फैथ ऑन गॉड, कॉन्फिडेंस ड्यू टू द पावर ऑफ गॉड। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। ध्यान रहो, कोई भी भूखों से मरेगा नहीं। ये कॉन्फिडेंटली कौन कह रहा है? लेंचो कह रहा है। देखिए कैसे, दैट इज व्हाट दे से नो वन डाई ऑफ हंगर। आखिर क्या था जिसकी वजह से वो कह रहा है कि नहीं, कोई भी भूखों नहीं मरेगा? देखते हैं क्या था। ऑल थ्रू द नाइट, यानी पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। केवल और केवल अपनी एक होप यानी आशा के बारे में सारी रात वो सोचता रहा। क्या? द हेल्प ऑफ गॉड हुज आईज, यानी परमात्मा की हेल्प, जिसकी आंखें। हुज आई, यहाँ पर हुज शब्द लिखा है, परमात्मा के लिए लगाया गया, गॉड के लिए। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया है। किसको? लेंचो को। किसके द्वारा? थ्रू द स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज, थ्रू द पंडित एंड प्रीस्ट, जो कि उसको बताया गया कि वो जो गॉड है वो, उसकी आंखें सी एवरीथिंग, हर कुछ देखती हैं, सभी चीज़ों को देखती हैं। इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, भले ही कोई चीज़ किसी के, कंसाइंस का अर्थ यहाँ पर है उसके मन, बुद्धि और चित्त के अंतःकरण में, अर्थात हमारा जो अंतःकरण, उसको कंसाइंस से व्यक्त किया जाता है, उसके भी अंदर कोई चीज़ है तो भी वो उसको देख लेता है। कौन? परमात्मा। उसकी आंखें देख लेती हैं। हिज आईज कैन सी द थिंग्स दैट इज हिडन इन आवर कंसाइंस। बाहरी चीज़ें तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि हमारे कंसाइंस के डीप कोर में भी छिपी हुई चीज़ों को गॉड्स आईज कैन सी। तो यहाँ पर यही ये कहा जा रहा है, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आईज एज ही हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन, ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर ध्यान रखें। ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स ऑफ अ मैन, ये एक पूरा फ्रेजल वर्ड है। इसका मतलब है लेबोरियस, मतलब मेहनती, मेहनती, मेहनत कश। हार्ड वर्किंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ये भी आप कह सकते हैं कि हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग पर्सन, हार्ड वर्किंग पर्सन। एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, मतलब जानवरों की तरह काम करता था, मतलब काफ़ी मेहनती था, उसका परिश्रमी व्यक्ति था एक तरह से। बट स्टिल, यानी इतना मेहनती होने के बाद भी, कोई बात बतानी है वो समझे कि वो मेहनत कश तो था, दिन भर खेतों में ही काम करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। इसके बाद भी वो थोड़ा सा लिखना पढ़ना जानता था। हाउ टू राइट मतलब लिखना, बट यहाँ लिखने पढ़ने का अर्थ दोनों बनेगा, क्योंकि देयर इज़ अ मैटर ऑफ लिटरेसी। ये बताने की कोशिश हो रही है कि इवन ही वॉज अ फार्मर एंड ही वॉज एन ऑक्स मैन, लाइक अ ऑक्स मैन, बट ही वॉज लिटिल बिट लिटरेट। ऐसा नहीं है। तो इससे एक बात और निकलती है कि यद्यपि कि हमारे देश के किसान बहुतायत निरक्षर हैं, फिर भी उन्हें साक्षर होना चाहिए। यानी वो साक्षर होते हुए भी, लिटरेट होते हुए भी खेती किसानी का काम कर सकते हैं। मतलब अगर हमें प्रयास करें, मतलब हम लोग ये प्रयास करें जागरूकता फैलाने के लिए कि हमारे देश का किसान, किसान होने के साथ साथ, खेती करने के साथ साथ वो एक लिटरेट पर्सन भी बने, उसको शिक्षा भी प्रदान की जाए। ही न्यू हाउ टू राइट
तो फॉलोइंग संडे यानी नेक्स्ट संडे एट डे ब्रेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझ लें। एट डे ब्रेक, कई बार ये शब्द लगता है। एट डे ब्रेक का मतलब मॉर्निंग टाइम, मतलब जैसी सुबह होती है ना, अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं तो और बेहतर होगा। अर्ली मॉर्निंग टाइम के लिए ये शब्द यूज होता है। ये एक फ्रेजल वर्ड है, इसका अक्सर यूज होता है, इसलिए इसको सीख लें। एज डे ब्रेक ही बिगन टू राइट, वो लिखना शुरू करता है क्या? अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, एक लेटर लिखता है और वो खुद ही उसको ले जाना पड़ेगा उस लेटर को, किस लिए? मेल करने के लिए। मेल करने में मेल बॉक्स में डाल दे और सेंड कर दे अपनी लोकेशन पर। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण चीजें देखें कि ये लेटर किसके लिए है? किसी व्यक्ति के लिए नहीं था। बिकॉज लैंचो हैज ओनली सिंगल होप, क्या? हेल्प ऑफ गॉड। दैट्स वाई ही wrote a letter to God. It's mean that letter was addressed to God. तो स्टूडेंट, इस पैरा के साथ ही मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ मिलूँगा और प्रयास होगा कि ये चैप्टर हमारा फिनिश्ड हो जाए। तो स्टूडेंट, फिर से मैं बोलता हूँ कि जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ें, वीडियोस को देखें, तो वीडियो के नीचे एज अ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और रोल नंबर, केवल इतना ही आप फीड कर दें उसमें, जिससे जागरूक बच्चों की पहचान हो सके। आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।